Welcome to Sai Learning by Saliha Ansari. Today we will start with current electricity. Electricity क्या होती है? We all know 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा था, राइट? दैट इज 10th में, 9th में. इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं फ्लो ऑफ चार्जेस कहूं तो भी इट इज ओके, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. फाइन. सो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो वी विल सी कि हमारे पास दो लॉज हैं. एक है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ. अब ये करंट लॉ और वोल्टेज लॉ क्या है? इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. The scientist Kirchhoff has derived both the laws. According to this law, what he says? He says the algebraic sum of the current at the junction is always zero. इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने समझो ये एक सर्किट ले लिया जहां पे मुझे यहाँ पे एक जंक्शन है. अब जंक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज जंक्शन? जैसे हमने काफी सारे जंक्शन सुने, कल्याण जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, दादर जंक्शन, सीएसटी जंक्शन. ये सब जंक्शंस हैं. ये सब जंक्शंस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लाइंस मिलती हैं. लाइक जैसे अगर हम दादर की बात करें तो दादर स्टेशन पे क्या है? दादर में सेंट्रल लाइन भी है और वेस्टर्न लाइन भी है. तो सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों दादर पे मिलते हैं, इसलिए दादर जंक्शन है. अगर हम कुर्ला की बात करें तो कुर्ला में सेंट्रल लाइन भी है और हार्बर लाइन भी है, राइट? तो इसलिए कुर्ला भी जंक्शन है. अगर हम सायन की बात करें तो सायन में सिर्फ सेंट्रल लाइन है, वहां पे हार्बर या वेस्टर्न नहीं है. That is why Sion is not a junction. तो in short I can say कि जहां पे भी दो या दो से ज्यादा लाइन मिले उसे हम जंक्शन कहते हैं. इसी तरीके से यहाँ पे इधर पे ये सारी लाइंस आकर यहाँ मिल रही है, राइट? ये पॉइंट पे, इसलिए ये पॉइंट जंक्शन कहलाता है. अब अगर मैं यहाँ पे करंट के कुछ डायरेक्शंस दे दूं, जैसे I1 is a current which is flowing towards the junction. I2 is also coming towards the junction. I3 is going away from the junction. I4 is again coming towards the junction and I5 is going away from the junction. तो इस केस के लिए किरचॉफ ने कुछ साइन कन्वेंशंस दिया है कि वो साइन कन्वेंशंस को कंसिडर करते हुए हम वो लॉ अप्लाई करेंगे. एंड दैट इज जो करंट जंक्शन के करीब जाता है, मीन्स करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. ठीक है? So, अब ऐसे केस में if I have to say that algebraic sum of all the current at the junction is zero. Law क्या कहता है? Algebraic sum of the current at the junction is zero. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखेंगे. ठीक है? I1 क्योंकि जंक्शन के करीब जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इट विल बी I1. I2 भी जंक्शन के पास जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, प्लस I2. I3 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए माइनस होगा, माइनस I3. I4 पॉजिटिव होगा क्योंकि जंक्शन के पास जा रहा है. I5 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा. दिस ऑल इज इक्वल टू जीरो. ये कहता है किरचॉफ का करंट लॉ. ठीक है? इतना क्लियर है? देन विल कम टू द वोल्टेज लॉ. वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वोल्टेज लॉ के बाद हम करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पे आज कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड वी विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर.
So let us begin with voltage law. So it states that the algebraic sum of the potential differences. अब potential difference क्या होता है? Potential difference is our I into R, right? V is equal to IR पढ़ा है ना हमने बचपन में. तो potential difference is IR. The algebraic sum of the potential difference and EMF of the battery is equal to 0. What will be the statement of voltage law? It is the algebraic sum of the potential differences and the electromotive force in a closed loop is 0. अब देखो यहाँ पे हमने कहा था at the junction, यहाँ हम कह रहे हैं in a closed loop. तो अब ये loop का क्या मतलब है? Loop का means any closed conducting path in an electric network. Like अब अगर समझो मैंने यहाँ पे ये एक सर्किट बनाई, ठीक है, ये सर्किट में ये मेरा क्लोज्ड पाथ है, राइट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो ये हो गया लूप, राइट. कोई भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट अ लूप, राइट, ये लूप नहीं है बिकॉज ये एंड नहीं हुआ, करेक्ट. सो जो सर्किट क्लोज रहे उसे ही उस पे हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है. सो द पोटेंशियल डिफरेंस, the algebraic sum of the potential difference and the EMF over a closed loop is equal to 0. अब हम देखेंगे कि इसमें हमें ये लॉ अप्लाई कैसे करना है. So I am making a circuit here. यहाँ पे इस सर्किट में मेरे पास ये फर्स्ट बैटरी है E1, ये सेकेंड है E2, दिस इज माई R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5. अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं ये पूरे लूप को. दिस इज माई ABCD. ई नहीं देंगे क्योंकि ई हमने ऑलरेडी सेल के लिए लिया है, तो FG. अब ये मेरा लूप है ABCDFGA, करेक्ट. अब इसमें मुझे अगर वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि करंट का डायरेक्शन क्या है. करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो करंट ये यहाँ से निकलेगा, इस तरफ फ्लो होगा, वैसे यहाँ से भी यहाँ से निकलेगा और इस तरफ फ्लो होगा. तो जो करंट यहाँ से आ रहा है मैंने इसे I1 नाम दे दिया, जो करंट यहाँ से आ रहा है मैंने उसे I2 नाम दे दिया. अब यहाँ पर आने के बाद ये I2 इधर आया है, ये I1 इधर आया है, जंक्शन पे दोनों मिल जाएंगे और एक साथ मिलके नीचे की तरफ फ्लो होंगे, दैट इज R5 में से. तो इस करंट को हमने नाम दिया I3. फाइन. अब हमारे पास I1, I2, I3 ये करंट हो गया. अब यहाँ पे आने के बाद अगेन I3 को जंक्शन मिलता है, तो ये I1 इस तरफ चला जाएगा, I2 इस तरफ चला जाएगा एंड हेंस इनकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी. फाइन. अब मैं यहाँ पे वोल्टेज लॉ अप्लाई करती हूँ. आई एम अप्लाइंग द वोल्टेज लॉ ऑन द लूप ABFGA. कहाँ है हमारा ABFGA? इट इज ABFGA मीन्स मैं इस लूप पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. अब इसमें हमारा ट्रेसिंग डायरेक्शन मायने रखता है. अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर हमारा ट्रेसिंग डायरेक्शन और हमारा करंट का फ्लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है
तो हमें करंट इन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे नेगेटिव लेना है। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इफ ट्रेसिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। और अगर हमारा ट्रेसिंग डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू द फ्लो ऑफ करंट, मीन्स अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का फ्लो दोनों ऑपोजिट है, तो ऐसे केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, माय पोटेंशियल डिफरेंस will be positive. This is for negative potential difference and this is for positive potential difference. ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हमें अप्लाई कैसे करना है मैं वो बताऊंगी। सो पे अटेंशन हाउ टू अप्लाई दिस वोल्टेज लॉ ऑन दिस लूप। हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, हम इस पे भी अप्लाई करेंगे और हम पूरे लूप पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें वोल्टेज लॉ को लूप पर अप्लाई करना है। एज आई सेड कि वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज लॉ ऑन द लूप ए बी एफ जी ए। तो अब ए बी एफ जी ए वाले लूप में अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैंने ए से स्टार्ट किया, बी पे गई, करेक्ट, ए से बी, बी से एफ, एफ से जी, जी से ए, राइट। सो ए से बी की तरफ जाने में मेरा करंट भी इसी तरफ जा रहा है, I1 का भी फ्लो वही है और मैं भी ए से बी की तरफ इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो ट्रेसिंग डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैसे लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, राइट। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे, यहाँ पे आई आर क्या है, I1 एंड R1। तो I1 और R1 की वजह से वी विल राइट हियर दैट माई पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस I1 R1। ठीक है, अब हम वहां से आते हैं यहाँ B से F, A से B तो हो गया, अब B से F की तरफ आते हैं। B से F की तरफ आने पे भी करंट का डायरेक्शन जो मतलब मेरा I3 है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। सो हियर वी विल टेक इट एज माइनस I3 R5। अब हम F से G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो F से G की तरफ में भी करंट I1 है जो इसी तरफ फ्लो हो रहा है। Here we will take it as minus I1 R3। अब हम G से A की तरफ जाएंगे। तो अब जब हम बैटरी की तरफ जाते हैं तो बैटरी का EMF की साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हमारा डेस्टिनेशन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ हम थे, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले गए, तो जहां हम जा रहे हैं वो हमारी साइन होगी। मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो हमारी साइन पॉजिटिव है, हियर इट विल बी प्लस E1 इक्वल टू 0। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे होते, हमने अभी क्या किया, हम अभी G से A की तरफ गए, G से A की तरफ गए मीन्स हम नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। अगर हम A से G की तरफ आ रहे होते तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे होते, तब हम उस केस में हम यहाँ पे क्या लेते, माइनस E1 लेते, राइट। यहाँ पे हम G से A की तरफ जा रहे थे तो हमने प्लस लिया, दैट इज हम बैटरी के नेगेटिव पार्ट से बैटरी के पॉजिटिव पार्ट की तरफ बढ़ रहे थे। ये हमारा ट्रेसिंग डायरेक्शन था। तो जो पाथ हमें डेस्टिनेशन में मिलेगा हम वो वाली कंडीशन को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। सो हियर इज द वे हाउ वी अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन अ लूप। अब चलो मैं ये वाला लूप लेती हूँ। नाउ माई लूप इज BCDFB,
देखो BCDFB यानी मेरा डायरेक्शन ये है, ठीक है। सो ऐसे केस में मैं B से C की तरफ गई, मैं इस तरफ जा रही हूं लेकिन करंट इस तरफ आ रहा है। I2 का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ का है ना, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। मीन्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होता है, साइन पॉजिटिव की हो जाती है। सो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, प्लस I2 R2। अब मैं C से D की तरफ जा रही हूँ, तो C से D की तरफ जाने के लिए मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव EMF। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -E2। अब D से F की तरफ आने पे मैं इस साइड आ रही हूँ, लेकिन मेरा करंट तो इस साइड जा रहा है, तो अगेन इट विल बी प्लस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस I2 R4। अब नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम F टू B, इस साइड ऊपर की तरफ। अगेन मेरा I3 नीचे है लेकिन मैं ऊपर जा रही हूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस I3 R5 इज इक्वल टू 0। सो गॉट इट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कैसे करना है एंड किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे अप्लाई करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। अब हम देखेंगे कि इसे हमें प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है। Fine. This is my first question, which is based on Kirchhoff's current law. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, The figure shows currents in a part of electrical circuit। यहाँ पे हमें पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं दिया हुआ है, we are provided with only a part of the given circuit and we have to find the value of X, that is I6, करंट X पता करना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हैं, इट इज I1, I2, I4 एंड I7। हमें जो नहीं पता है वो है I3, I5 एंड I6। तो अगर हमें I6 तक पहुंचना है तो हमें I3 और I5 भी पता करना पड़ेगा, राइट। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। ये देखो, पहला जंक्शन जो हम कंसिडर करेंगे वो ये वाला है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट जंक्शन B, जहाँ पे हमें पॉइंट B लिखा हुआ है। यहाँ पे जो करंट्स हमें मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, I1 विच इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, I2 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड I3 इज ऑल्सो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो अगर हम ये तीनों जंक्शन लेते हैं, इस पर हम जंक्शन B पर अगर हम करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, I1 जंक्शन के करीब आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, I3 भी जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, एंड द अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं I2 और I3 को इस साइड ले लूं इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, I3 की वैल्यू चाहिए, मेरे पास I1 और I2 दोनों भी है, तो व्हाट आई कैन डू इज I1 माइनस I2 यहीं रहने देते, I3 को यहां ले लेते, I3 को यहां लेते साथ ये प्लस हो जाएगा, मींस I3 क्या है, I1 माइनस I2। तो अगर हम I1 की वैल्यू क्या थी 17 एम्पियर माइनस I2 की वैल्यू क्या थी 3 एम्पियर, तो 17 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको 14 एम्पियर, तो I3 हमें मिल गया 14 एम्पियर। अब हम बढ़ते हैं I5 की तरफ। अब I5 की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो हमें कौन सा जंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, जंक्शन C। सो ये जंक्शन C पे कौन से तीन करंट्स आ रहे हैं, I3, I4 और I5। तो I3 जंक्शन के करीब आ रहा है, I4 भी जंक्शन के करीब आ रहा है एंड I5 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जो जंक्शन से करीब आ रहा है वो पॉजिटिव, जो दूर जा रहा है वो नेगेटिव, मींस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। I5 को वहां ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I5, राइट।
सो I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 क्या था 14 प्लस I4 क्या था 2, सो I5 विल बी 16 एम्पियर्स। अब हमें I5 भी मिल गया। सो मूविंग फर्दर अब हम तीसरे जंक्शन पे आएंगे जहां से हमें हमारा करंट X मिलने वाला है। तो उस जंक्शन पे क्या होगा, दैट इज हियर एट दिस पॉइंट I5 माइनस I7 माइनस I6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओनली I5 इज कमिंग क्लोजर टू द जंक्शन, बाकी I6 और I7 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, I6 की वैल्यू चाहिए, तो I6 को वहां ले लो। I5 माइनस I7 इज इक्वल टू I6, तो I6 क्या हो जाएगा, I5 की वैल्यू क्या थी 16 माइनस I7 क्या दिया हुआ है 9, तो व्हाट इज 16 माइनस 9, इट इज 7 एम्पियर। So hence I got the value of X. So got it, हमें करंट लॉ कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम में। So moving further, let us move towards the next problem, which is based on Kirchhoff's voltage law. My second question is calculate the current in each branch. अब हमें यहाँ पे ये सर्किट दी गई है, इस सर्किट में ये लूप जो है, इस लूप में R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे 5 रेजिस्टेंसेज हैं जिसकी वैल्यूज हमें दी हुई है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 5 ओम। ठीक है, 2 बैटरीज है, एक है 10 वोल्ट की, दूसरी है 5 वोल्ट की। ठीक है, अब देखते हैं हम करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, अगेन इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो बैटरी है यहाँ से करंट I1 फ्लो होना स्टार्ट हुआ इन दिस डायरेक्शन, I1 इधर से आया, ये 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में गया, उसी टाइम पे I2 यहाँ से आया 1 ओम वाले रेजिस्टेंस से गया, इस जंक्शन पे मीट हुए दोनों और मिलकर I3 यहाँ से, यानी ये दोनों भी सम अप हो गए, एड अप हो गए और यहाँ से गए 3 ओम्स वाले रेजिस्टेंस से। अब ये जब I3 यहाँ पर आया अगेन एट द जंक्शन, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड हो गया, दैट इज I1 गोज इन 2 ओम वाला रेजिस्टेंस, I2 केम इन 5 ओम्स वाला रेजिस्टेंस एंड द सर्किट गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस केस में हमें हर ब्रांच में करंट पता करना है। हर ब्रांच में करंट पता करने का मतलब है I1, I2 और I3, ये तीनों भी हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि हमें ये करंट की वैल्यूज कैसे मिलेगी। राइट, सो सबसे पहले तो हम अपना पहला लूप कंसिडर करेंगे। राइट, पहला लूप मीन्स हमारा, पहले तो हम लूप को नाम दे देते हैं कि हमारे लूप का नाम क्या है। सो लेट द नेम बी ABCDEF, ABCDENF। फाइन, सो हम पहला लूप जो लेंगे वो रहेगा ABEFA। तो ऑन लूप ABEFA, इस लूप में अगर हम अपना वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारा डायरेक्शन A से B की तरफ है, करंट का डायरेक्शन भी A से B की तरफ है, तो माइनस आएगा, इट इज माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम का था। अब हम B से E की तरफ जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम है, तो अगेन माइनस I3 एंड करंट का रेजिस्टेंस कितने ओम्स का था 3 ओम्स का। अब E से F की तरफ जाने पे अगेन माइनस I1 एंड द रेजिस्टेंस इज 2 ओम्स। F से A की तरफ जाने के लिए वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, सो इट विल बी प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है हमारा वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ को अप्लाई करते हुए हम पहले तो सबकी साइन को सही करेंगे। सबको ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकती हूँ, इट इज I1 प्लस I3, मैंने सबकी माइनस बाहर ले ली, फाइन, प्लस 3I3 प्लस 2I1 इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाके माइनस 10 हो गया ना, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए आई कैन से
that I1 plus 3I3 plus 2I1 is equal to 10. अब I1 दो बार है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, 3I1 लिख सकते हैं, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, 3I1 plus 3I3 is equal to 10. Okay. Now apply the same voltage law on the बड़ा वाला loop, that is on A, B, C, D, E, F, A. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, A से B same direction again, minus I1 plus I2 plus 1 I2 है ना, तो हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस I2 माइनस 5, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए जो जिस साइड जा रहे होते हैं वो वाली साइन लेते हैं। सो माइनस 5 I2 माइनस 2 I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2I1 माइनस I1 क्या हो जाएगा, माइनस 3I1 माइनस 3I1। अब माइनस 5I2 प्लस I2 कितना हो गया, माइनस 4I2 माइनस 4I2। अब ये 10 माइनस 5 इज 5, ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये प्लस 5 यहाँ चला जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, राइट। सो मैं इसे डायरेक्टली यहीं पे लिख लेती हूँ, माइनस 5, ठीक है। अब यहां से भी माइनस बाहर निकालते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5। अब हम करंट लॉ अप्लाई करते हैं इस एक जंक्शन पे, ये जो हमारा जंक्शन है ये वाला, राइट। यहाँ I1, I2 और I3 है। यहाँ पे अगर हम करंट लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ ऑन जंक्शन B, तो क्या हो जाएगा, I1 करंट कहाँ आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसलिए I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I3 यहां चला जाएगा तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, राइट। मीन्स I1 प्लस I2 मुझे क्या मिल रहा है, इट इज I3, करेक्ट। तो व्हाट आई विल डू, सो ये जो वैल्यू मुझे मिली है इसको मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये इक्वेशन 3I1 प्लस 3I3 की जगह I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गया, 3I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10। तो ये 3I1 प्लस 3I1 इज 6I1, तो ये हो गया 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10, करेक्ट। ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। अब मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है मेरी 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10। अब मुझे, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे, 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो यहाँ 3I1 है, यहाँ 6I1 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6I1 हो जाएगा। सो लेट अस यूज 10th स्टैंडर्ड मैथ्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगी, 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5, सॉरी 6I1 प्लस
8i2 इज इक्वल टू 10 हमने मल्टीप्लाई किया ना। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 6i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 10। 6i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे की साइन चेंज हो जाती है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। प्लस 6i1 माइनस 6i1। अब 8 माइनस 3 इज 5i2 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज 0। तो i2 क्या हो जाएगा 0/5 विच इज अगेन 0। तो हमें i2 की वैल्यू मिल गई, इट इज 0 एम्पियर। मीन्स in i2 there is no current। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट i1 के लिए। तो अब i1 अगर हमें निकालना है तो i2 की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें i1 मिल जाएगा। कैसे? अब हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या कहती थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इट वाज 3i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 5, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम यहाँ पे i2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3i1 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 5। तो 4 इंटू 0 इज 0, तो i1 क्या हो जाएगा 3i1 इज इक्वल टू 5। तो i1 विल बिकम 5/3 एम्पियर, राइट। अब हमें एक इक्वेशन मिली थी करंट लॉ यूज करके, क्या था वो, i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2, राइट। तो i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 प्लस 0 मीन्स i3 इज अगेन इक्वल टू 5/3 एम्पियर्स, करेक्ट। सो this is how we applied Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law for solving our problems. This is how we completed today's lecture, and we will meet in the next lecture with a new topic.